नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्डर केस के ऊपर 302 के ऊपर, और साथ में जो दहेज हत्या होती है वो भी हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे। क्योंकि देखो, जो 304B के अंदर ऑफेंस होता है, क्योंकि देखो जो हत्या होती है, मर्डर होता है, उसके बाद कई बार जो परिवार वाले हैं या लड़की पक्ष के घर वाले जो होते हैं वो दहेज के एलिगेशन बाद में लगा देते हैं, या कुछ उनके पहले से डिस्प्यूट चल रहा होता है। उसके अंदर अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जो वाइफ है, लेडी है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण हो, तो उसके बाद वो लगता 304 ही है, 304B ही है। तो अब वो चाहे वो कारण कुछ भी हो, उसने किया हो नहीं किया हो, वो एक बाद की बात है, हर केस अलग होता है। तो हम एक छोटी सी एक स्टोरी उठा करके देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड से जो भी डिस्प्यूट चल रहा होता है या नहीं चल रहा होता, उसको स्टोव से वो कुछ काम कर रही होती है, या जो पुलिस स्टोरी बनाती है वो कहती है कि भाई इसने स्टोव से अपने ऊपर वो जो भी मिट्टी का तेल वगैरह, पेट्रोल जो भी उसमें डलता है, वो उसने अपने ऊपर डाला और आग लगा दी। और जो घर वाले होते हैं वो ये एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई उसने खुद से आग नहीं लगाई, उसके ऊपर ये मिट्टी का तेल वगैरह डाला गया और उसके हस्बैंड ने उसको आग लगा दी। तो ये मर्डर केस अगर दहेज के एलिगेशन आ जाते हैं तो वो बन जाती है 304B, और अगर दहेज के एलिगेशन नहीं आते तो वो बन जाती है 302। तो अब ये केस सच्चा है झूठा है वो एक हमने दिया है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। एक ये स्टोरी है और किसी केस से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इसके अंदर सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया ये वीडियो है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ही, इसी वीडियो के अंदर हम आईओ का भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, डॉक्टर का भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, और जो उसके लड़की के घर वाले हैं जिन्होंने ये एलिगेशंस वगैरह लगाए हैं उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, वो सब चीज़ें हम इसी एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आईओ साहब को बुलाना चाहेंगे कोर्ट में और उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको इस जो मर्डर केस है उसकी सूचना कब मिली, किसने दी। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे फिर आप पुलिस स्टेशन से कब निकले, आपको विक्टिम के घर पहुंचने में कितनी देर लगी, आप वहां पर कब पहुंचे, किस गाड़ी से गए। उसके बाद फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने विक्टिम के घर में जाकर क्या देखा, वहां पर और कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके घर में कितने कमरे थे, क्या उनके घर में उस एंट्रेंस के अलावा और कोई भी एंट्रेंस थी, उसका घर किधर को पड़ता है, क्या उसके घर में कोई बाउंड्री वॉल्स वगैरह थी तो वो कितनी ऊंची हैं, क्या ये सब चीज़ें आपने अपने साइट प्लान जो आपने बना के रखा हुआ है उसके अंदर आपने ये सब चीज़ें मेंशन की हैं। फिर हम इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि किचन उनका अलग था या ओपन किचन था, या जो बाथरूम है वो कैसा बना हुआ था, कच्चा था, बाहर कोई बरामदा था या नहीं था, और जो जिस रूम के अंदर ये घटना घटी तो उस रूम के अंदर स्टोव था या स्टोव अलग रखा था, या फिर किचन में ये घटना घटी। तो ये सब सवाल उससे रिलेटेड, जो एक्चुअल केस है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम पूछ सकते हैं। फिर उस जिस कमरे में घटना घटी या किचन में घटना घटी उसमें कोई खिड़की थी तो फिर उसके अंदर कोई जंगला भी था, क्या उसके अंदर से कोई आदमी पास हो सकता है या इंसान पास हो सकता है, कूद के भाग सकता है या अंदर आ सकता है। तो ये सब साइट प्लान के अंदर मेंशन है कि नहीं है, वो आपके पास जो 173 की चार्जशीट मिल जाएगी, जो रिपोर्ट होगी वो होगी, उसके हिसाब से आप क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा चलेगा ये। फिर जब आप वहाँ से निकले पुलिस स्टेशन से तो आपके पास क्या क्या सामान था, आपके पास जो आपका इन्वेस्टिगेशन बैग था उसके अंदर क्या क्या सामान था, फिर आपके पास क्या लॉक सील वगैरह आप अपने साथ लेके गए थे या आपने बाद में मंगवाई थी,
या आपने वहाँ पर जो भी सामान क्या क्या रिकवर किया, ये सब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टोव रिकवर किया क्या, उसके अलावा आपने वहाँ से स्टोव के अलावा आपने कुछ और भी रिकवर किया, जैसे कि कोई अगर सुसाइड नोट होता है या कोई डिक्लेरेशन होती है तो वो, अच्छा डिक्लेरेशन वहाँ से अगर मिली है तो वो आपने क्या वहीं पे सील की थी, ठीक है। उसके बाद फिर वो पेपर जो था वो कितना बड़ा था, पेपर कितना बड़ा था, पेपर पे हैंडराइटिंग टाइपिंग में था या किस तरह के पेन से लिखा गया था, ये चीज़ हम पूछ सकते हैं। फिर आपने वो रिकवर करके आपने कहाँ अपने बैग में रखा, या आपने किसी कांस्टेबल को या किसी को आपने हैंड ओवर किया। आप जब पुलिस स्टेशन से निकले थे तो आपके साथ कौन कौन और लोग थे, क्या आपके साथ कोई असिस्ट करने के लिए आपको था या नहीं था। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर किन किन लोगों से पूछताछ की, वहाँ पर जो उस टाइम पे लोग मौजूद थे, क्या आपने उनको भी इसके अंदर गवाह बनाया है, गवाह बनाया है। अगर वो मना करते हैं कि भाई कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, तो आपने क्या किसी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस इशू किया, नोटिस इशू किया था तो अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया, ये भी सवाल खड़ा होगा। अच्छा, ये सब सवाल हो गए। फिर आपने वहाँ से क्या क्या सामान कब्जे में लिया, ठीक है, उसको सील आपने बाद में किया या वहीं किया, क्या आपने, मतलब इस तरीके से ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने वो सामान पुलिस स्टेशन में आने के बाद सील किया। अगर वो हाँ कहते हैं तो वो बाद में हम फाइनल आर्गुमेंट में इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने वहीं पे सील किया तो फिर लाख की आपके पास कितनी वो थी स्टिक्स, तो ये सब हम बात कर सकते हैं। तो और फिर जो एक्यूज था क्या उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था, अगर था तो आपने उसी टाइम उसको अरेस्ट कर लिया, या आपने उसको बाद में अरेस्ट किया तो कहाँ से किया, कब किया, हम इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आईओ साहब से। और इसके अलावा हम ये पूछ सकते हैं फिर क्या आपने कोई वहाँ से और भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट रिकवर किया, जैसे कि अगर जैसे डोरी के एलिगेशंस हैं, 304B का केस हो गया, तो उसके अंदर ये पूछ सकते हैं भी क्या आपने वहाँ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी रिकवर किया कि उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट वगैरह हैं कहीं पे उसने पहले पुलिस स्टेशन में दे रखी हो, उसकी कोई कॉपी, क्या वो आपने कहीं से कलेक्ट की या किसी डिपार्टमेंट से कलेक्ट की या नहीं की, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको जो वहाँ से लेटर मिला उसको आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा कि नहीं भेजा, उसके ऊपर किसके सिग्नेचर थे, क्या उसके ऊपर किसी और के भी सिग्नेचर थे, क्या वो हैंडराइटिंग मैच हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं भेजा गया तो वो क्यों नहीं भेजा गया हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास, और अगर क्या वो लेटर जब आपको वो मिला तो उसका साइज़ क्या था पेपर का, क्या वो A4 साइज़ का था, A3 साइज़ का था या किसी वैसे नॉर्मल कॉपी पेपर पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। क्या वो जब आपको वो लेटर मिला वो किसी एनवलप में था, क्या आपको वहाँ पे कोई एनवलप भी मिला, उसके ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स थे, उस लेटर पे किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, क्या वो फिंगरप्रिंट्स विक्टिम से मैच करते थे या नहीं करते थे, या एक्यूज से मैच करते हैं नहीं करते, या उसके फादर से जो मतलब विक्टिम हो गया उसके फादर से मैच करते नहीं करते। अच्छा, विक्टिम के फादर को आपने कब इन्फॉर्मेशन दी, क्या वो वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे नहीं थे, तो उनको किसने इन्फॉर्मेशन दी, ये हम जब उसके फादर से क्रॉस करेंगे उसमें भी पूछ सकते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे ही, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जो बॉडी थी वो कितने % जली हुई थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए आपने कब भेजा, किस माध्यम से भेजा, एम्बुलेंस का जो किराया है वो किसने दिया, तो ये बहुत ज़रूरी एक क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस का किराया किसने दिया। अगर वो स्टेट ने दिया है तो ठीक है, अगर किसी उसके रिश्तेदार ने दिया है उसकी रिसिप्ट कहाँ है,
रिश्तेदार ने दिया तो वो रिश्तेदार वहाँ कैसे पहुँच गया। तो ये सब भी सवाल उठेंगे बाद में। तो उसकी रिसिप्ट कहाँ है, क्या आपने इसके साथ 173 की रिपोर्ट के साथ आपने वो एनेक्सर में लगाई है। तो ये सब सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जो वहाँ से जो और सामान किया, जो कलेक्ट किया है, वो आपने फोरेंसिक करवाया उसका। फिर जो क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साथ में लगी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर क्या ऑयल से जलने के वो आए हैं, मतलब कैरोसिन ऑयल से अगर एलिगेशन है तो क्या कैरोसिन ऑयल भी बॉडी पर था, नहीं था। तो ये सब सवाल पूछ सकते हैं हम, ठीक है। और फिर जैसे कांस्टेबल है साथ में, तो पोस्टमार्टम के लिए अगर आपने बॉडी को भेजा तो कांस्टेबल को आपने साथ में भेजा था या एम्बुलेंस का ड्राइवर ही लेके चला गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन। और अगर आपने कांस्टेबल को भेजा था तो क्या आपने उसको रिटर्न के अंदर कोई लेटर इशू किया था डॉक्टर के लिए, या आपने उसको ओरली बोल दिया था कि भाई ये ले जाओ इसको पोस्टमार्टम के लिए। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद आपको बॉडी किसको हैंड ओवर की गई। इसके बाद हम ये पूछ सकते हैं कि आप फिर वहाँ से ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप पुलिस स्टेशन कब आए। फिर जो पेपर वर्क है वो आपने पुलिस स्टेशन में आके किया, ये इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्या आपने ये सारा पेपर वर्क पुलिस स्टेशन में आके किया। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद आप लास्ट में एक सजेशन दे सकते हो कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो सब झूठी बनाई है और आपने जो ये गवाही दी है वो भी झूठी है, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहते हो आपके किसी निजी फायदे के लिए। तो इस तरह का सजेशन दे के हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर हम डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं कि उस डॉक्टर ने जिसने पोस्टमार्टम किया या विक्टिम को देखा, तो उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी काफ़ी जगह काम आ सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है कि उसका कोज क्या रहा, डेथ का बर्न रहा नहीं रहा, तो वो सब चीज़ें भी हम जो है डॉक्टर का क्रॉस बुला सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, उससे हमने क्या क्या सवाल पूछने हैं। वैसे हर केस में आप फिर से बताना चाहूँगा, हर केस अलग होता है, उसके हिसाब से क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब को हम बुलाएंगे कोर्ट के अंदर और हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप ही ने इस विक्टिम का जो भी नाम है उसका पोस्टमार्टम किया था। वो कहेंगे यस। तो क्या आप उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। जी हाँ। अगर वो रजिस्टर है तो इसके अंदर काफ़ी रिकॉर्ड होगा, तो काफ़ी रिकॉर्ड है तो इसके अंदर मार्किंग भी होगी, पेज नंबर की मार्किंग है। तो फिर इस रजिस्टर की बाइंडिंग कब करवाई गई। बाइंडिंग क्या ये अलग अलग पेपर्स होते हैं उसके बाद बाइंडिंग होती है, या फिर आप बाइंडेड रजिस्टर लेते हैं उसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर बाइंडिंग के साथ कोई छेड़छाड़ अगर दिख रही है रजिस्टर में तो फिर उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कौन लेके आया, अगर कांस्टेबल लाया तो उसका नाम क्या था। अच्छा, इसके बाद हम एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको उसके अंदर कितना टाइम लगा पोस्टमार्टम करने में। फिर आपको किसने असिस्ट किया, और पोस्टमार्टम करते टाइम आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो क्या आप वो नोटबुक भी लाए हैं, वो नोटबुक कहाँ है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बॉडी के अंदर कोई अल्कोहल मिला। अल्कोहल मिला तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है। नहीं भी मिला तो क्या आपने डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर यूज़ किया, वो क्या प्रोसेस यूज़ किया, कौन सा मेथड यूज़ किया, वो हम पूछ सकते हैं। क्या आपने ये बातें रिकॉर्ड जो रिपोर्ट के अंदर मेंशन की। फिर आपने बॉडी में कितने स्टिचेस लगाए,
विक्टिम की मौत का समय क्या था। अच्छा, उसके बाद फिर जो कांस्टेबल आपके पास बॉडी को लेके आया, क्या वो पोस्टमार्टम करने के लिए आईओ की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर भी लाया था? अगर नहीं लाया तो आपने डिमांड क्यों नहीं की उसकी? तो अगर डिमांड की तो क्या वो दोबारा वापस लेने के लिए गया, उसमें कितना समय लगा? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर पोस्टमार्टम के अंदर एक्चुअल कॉज क्या था डेथ का, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर काजेशन एक टेक्निकल टर्म है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो काजेशन भी होनी ज़रूरी है। तो क्या कारण था डेथ का? क्या वो बर्न की वजह से डेथ हुई, या किसी चक्कू वगैरह से या किसी नुकीली चीज़ से मारा गया, या हार्ट अटैक की वजह से हुआ, या उसको कोई और भी बीमारी थी कि बॉडी के अंदर से उनको कोई पार्टिकल मिला आयरन का या किसी और मेटल का, या कुछ और चीज़ मिली बॉडी के अंदर से, क्या वो उस बॉडी में से निकाली गई? अगर निकाली गई तो वो जो पार्टिकल्स है वो कहाँ है? क्या वो आईओ को दिए गए? उसकी क्या जांच हुई? तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बॉडी कितने % तक चली हुई थी? बॉडी की शिनाख्त किसने की? उसको आइडेंटिफाई किसने किया कि भाई ये कौन है? उसको शिनाख्त करने के लिए जिसको बुलाया गया उसकी फैमिली मेम्बर को, उसको किसने इत्तला किया? क्या उसको इत्तला आपने किया या फिर आईओ साहब ने किया? तो ये भी हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आईओ साहब ने किया वो तो हम डॉक्टर से, वो तो आईओ साहब से ही पूछेंगे। तो डॉक्टर से हम ये पूछते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन उनसे डॉक्टर साहब से क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। बाकी उस केस से पर्टिकुलर, उस केस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बन सकते हैं। तो हम इसको फिर यहीं पे सजेशन एक दे देंगे कि आप जो भी आपने ये बयान दिए हैं वो सब झूठे हैं, और आप मेरे जो क्लाइंट है उनको फंसाने के लिए आप ये सब कुछ कह रहे हैं, आप सबकी मिलीभगत है। ये आप सजेशन दे के इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम बुला सकते हैं जो विक्टिम है उसके फादर को, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो उसका कैसे करना है वो हम देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जो विक्टिम है उसके फादर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं। उनसे हम क्या क्या सवाल पूछेंगे वो बताते हैं। हर केस अलग होता है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, हर केस अलग होता है। उसके जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं वो उसके हिसाब से बनेंगे, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो हम पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको विक्टिम की डेथ के बारे में कब पता चला? उस टाइम आप कहाँ पर थे? फिर आप विक्टिम के घर पर कब पहुँचे? आपको कितनी देर लगी आने में? क्या आप बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे आए? तो उसके टाइम को भी हम कंसीडर, हम फाइनल आर्गूमेंट में कह सकते हैं कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, या इनको कैसे इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। तो वो जो निचोड़ निकल के आएगा सभी के क्रॉस एग्जामिनेशन से, उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेंगे, वो बात की बात है। फिर आप जब पहुँचे तो वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे? जो विक्टिम है उसके ससुराल वाले कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? क्या वहाँ पर पुलिस आपने बुलाई या पुलिस पहले से पहुँच चुकी थी? आपको जो वो लेटर है क्या वो आपको मिला? आपको कहाँ से मिला? इसको थोड़ा सा घुमा के पूछना पड़ेगा क्वेश्चन को कि आपको वो लेटर कहाँ से मिला। तो वो बताएंगे मुझे यहाँ पढ़ा मिला या कैसे मिला। तो क्या वो अगर वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे आईओ ने दिखाया, पुलिस ने दिखाया, उसमें क्या लिखा था लेटर में? तो किस भाषा में लिखा हुआ था, किस लैंग्वेज में लिखा था? उस लेटर में कि कैसे पेन का यूज़ किया गया था? क्या वो टाइप किया हुआ था या वो हैंड रिटन था? हैंड रिटन था तो क्या अपनी बेटी की हैंड राइटिंग को आप पहचानते हो? क्या वो उसी की हैंड राइटिंग थी? क्या उसने पहले भी आपको कोई लेटर लिखा है कि आप
वो लेटर साथ में लाए हैं। फिर आप जब विक्टिम के घर पहुँचे तो विक्टिम का घर कहाँ पर है, वहाँ है। क्या आप पहले भी कभी वहाँ गए हैं? गए हैं। तो उनके घर में कितने रूम्स हैं, उनके घर में कितनी एंट्रेंस है, और किचन वगैरह के बारे में पूछ सकते हो कि बॉडी जो मिली वो किचन में थी या रूम में थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आपके सामने ही भेजी गई या आपके आने से पहले बॉडी भेज चुके थे, उसकी हॉस्पिटल में आइडेंटिफिकेशन आपने की या किसी और ने की? आप हॉस्पिटल गए, नहीं गए? नहीं गए तो क्यों नहीं गए? फिर क्या आप आईओ के साथ पुलिस स्टेशन तक गए थे या बॉडी के साथ एम्बुलेंस में आप भी गए थे? तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद जो सुसाइड नोट जो मिला था या डाइंग डिक्लेरेशन जो मिली थी, जो भी है लेटर मिला था, उसका पेपर का साइज़ कितना था? A4 साइज़ में था या A3 में था या छोटा था? कितना बड़ा कैसा पेपर था? क्या वो पेपर बिल्कुल साफ़ सुथरा था या उसके ऊपर कुछ आधा जल चुका था? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो पेपर आधा टेम्पर्ड था या कुछ था तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो बना के। तो क्या वो बिल्कुल क्लियर पेपर था? अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ है या उसके ऊपर कुछ और भी कलर लगा हुआ था पेपर पे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करा? क्या आपको पहले भी आपकी बेटी ने कोई कंप्लेंट की थी अपने हस्बैंड के बारे में कि वो उसको तंग करता है, मारता है या कुछ? कब कब की, कैसे की, किस माध्यम से की? कोई लेटर लिखा, मैसेज किया, फ़ोन किया? वो सब पूछ सकते हो। उसकी क्या डेट्स थी? तो अगर आपको इतनी कंप्लेंट्स पहले मिली तो आपने कोई एक्शन लिया? क्या आपने पहले कोई पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं की तो क्यों नहीं की? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पर सब कुछ, मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहते हो आप सबको कुछ मिलके, सारा आपने प्लान किया है ये। और जो वो लेटर मिला था वो एनवलप में था कि नहीं था? एनवलप के ऊपर फिंगरप्रिंट्स किसके थे किसके नहीं थे वो तो आईओ जवाब देगा। तो इस टाइप के सब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, हर केस अलग होता है, उसके क्रॉस क्वेश्चंस अलग बनेंगे, लेकिन कुछ ये कॉमन क्वेश्चंस हैं और कुछ ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।